सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त, आपका टीचर सीए डॉक्टर अमित खांडल। और दोस्तों, हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्या डिस्कशन किया था एक बार आप सभी लोगों को बता देता हूं। मैं आप लोगों को यहां पर टैक्स रेट के बारे में बता रहा था कि भाई देखो टैक्स रेट कौन कौन सी होती है। जितने भी इंडिविजुअल लोग होते हैं दोस्तों, एचयूएफ होता है, एओपी, बीओवाई, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, इनके ऊपर स्लैब रेट क्या लगने वाला है। तो ये जो स्लैब रेट होता है दोस्तों, इसके बारे में हमारा डिस्कशन चल रहा था। स्लैब रेट कब और कैसे काम करता है ये बातें मैं आपको बता देता हूं दोस्तों। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि यहां पर आप लोगों को लगाना पड़ता है स्लैब रेट। अच्छा, स्लैब रेट जो होता है 2,50,000 रुपए तक अगर आपकी टोटल इनकम है तो आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। अगर आपका इनकम 2,50,000 से ज़्यादा है लेकिन अप टू 5 लाख है तो आपको 5% देना पड़ेगा। 5 लाख से ज़्यादा है लेकिन अप टू 10 लाख तक है तो दोस्तों आपको यहाँ पर 20% टैक्स देना पड़ेगा। और जहाँ पर आपकी इनकम 10 लाख से ज़्यादा हो जाती है, यू हैव टू पे 30% टैक्स। इसका मैंने एक एग्जाम्पल भी आप लोगों को करके दिखाया था, राइट। दोस्तों, एक बात मैंने और बताई थी कि अगर आप इंडिया में रेजिडेंट हो, अच्छा केवल रेजिडेंट होने से काम नहीं चलेगा। रेजिडेंट कौन है, नॉन रेजिडेंट कौन है, वो सब बातें हम रेजिडेंशियल स्टेटस में डिस्कस करेंगे। मैंने आपको एक बात ये भी बताई थी कि भाई अगर आप इंडिया में रेजिडेंट हो और आपका एज 60 ईयर्स या उससे ज़्यादा है लेकिन नॉट मोर देन 80 ईयर्स, दोस्तों वो 80 साल से अगर ज़्यादा नहीं है, तो मैं बता दूं भाई यहाँ पर जो आप लोगों के लिए स्लैब रेट होता है, जहां पर आप 2,50,000 पढ़ रहे थे ना, वहां पर दोस्तों आपको 3 लाख का स्लैब रेट लगाना है। 3 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। फिर 3 लाख से 5 लाख तक 5% लगेगा। 5 लाख से लेकर 10 लाख तक 20% लगेगा। और जैसे ही टोटल इनकम 10 लाख से ज्यादा हो जाती है, वी हैव टू पे 30% टैक्स। अच्छा दोस्तों, अगर आप 80 साल या उससे ज्यादा के हो, अगर आपका जो एज है वो 80 ईयर्स या उससे ज्यादा है, तो मैं आप लोगों को बता दूं यहां पर आपके लिए स्लैब रेट 5 लाख रुपए तक एग्जम्प्ट हो जाएगा। आपको 5 लाख रुपए तक टैक्स देने की कोई जरूरत नहीं है। 5 लाख से लेकर और 10 लाख तक अगर आप आते हो तो 20% लगेगा। 10 लाख से अगर आपका ज्यादा हो जाता है तो आपको 30% टैक्स देना पड़ेगा। मतलब सब कुछ टैक्स का सिस्टम वही है। जो लोग 60 ईयर्स वाले हैं, सीनियर सिटीजन हैं, उनके लिए स्लैब रेट 3 लाख है। जो सुपर सीनियर सिटीजन है जिनका एज 80 ईयर्स या उससे ज़्यादा है, तो दोस्तों वहाँ पर आपका जो स्लैब रेट है वो 5 लाख हो जाता है। जो स्लैब रेट है वो कितना हो जाता है, 5 लाख हो जाता है। बाकी सभी लोगों के लिए ये जो स्लैब रेट है ना, दैट इज अप टू 2,50,000, 2,50,000 तक आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ता। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर एक रिबेट के बारे में भी बात आती है, रिबेट। और ये जो रिबेट होती है दैट इज अंडर सेक्शन 87A। दोस्तों रिबेट जो होती है ना, वो हमेशा आपको टैक्स के अंदर से मिलती है। रिबेट जो है वो आप टैक्स के अंदर माइनस कर सकते हो, लेकिन दोस्तों रिबेट आपको 12,500 रुपया से ज़्यादा नहीं मिलती। मतलब अगर आप ये चाहो कि भाई रिबेट 12,500 रुपया से ज़्यादा आपको मिल जाए, तो दोस्तों वो आपको यहाँ पर नहीं मिलने वाली है। 12,500 रुपया से ज्यादा का रिबेट आप यहां पर नहीं ले सकते। जितना आपका टैक्स बनता है और जो 12,500 रुपया है, इन दोनों में से जो कम होगा दोस्तों, आप केवल वहीं तक रिबेट ले सकते हो। इससे ज्यादा हम आपको रिबेट नहीं लेने देंगे। इसका मैंने एक एग्जाम्पल भी आपको बहुत अच्छे से करके दिखा दिया था, राइट। अब दोस्तों मैं आप लोगों के सामने कुछ क्वेश्चंस लेकर आ रहा हूं, दैट इज इन पीडीएफ फॉर्म। वो आपको मैंने कोर्स के अंदर, जो हमारा कोर्स है उसी के अंदर अपलोड कर दिया है। और आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पर भी मैं इन चीज़ों को, इन क्वेश्चंस के पीडीएफ को क्या कर दूंगा, अपडेट कर दूंगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम कुछ क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कर लेते हैं। ये सारे बहुत ही शानदार क्वेश्चन हैं आप सभी लोगों के लिए। इसका प्रैक्टिस करने से आप लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो अगर हम इनकम टैक्स के जो बेसिक क्वेश्चंस हैं उनका प्रैक्टिस करें, तो सबसे पहला क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। मिस्टर एक्स की टोटल इनकम 12 लाख रुपए बताई गई है फॉर प्रीवियस ईयर 22-23। तो दोस्तों ये जो प्रीवियस ईयर 2022-2023 है ना,
इसी के क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में पूछे जाएंगे 2022-23 के। तो यहां पर टोटल इनकम कितनी बताई गई है, 12 लाख रुपए बताई गई है। इसमें इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के साथ साथ इंटरेस्ट ऑन एफडी भी आपको दिया हुआ है। एंड व्हाट इज द टैक्स लाइबिलिटी, दोस्तों आपको यहां पर टैक्स लाइबिलिटी भी कैलकुलेट करनी है फॉर असेसमेंट ईयर 23-24। अब यहां पर आपको डिफरेंट एज दे दिया है। अगर आपका एज 45 ईयर्स होता है तो आपका टैक्स कितना बनेगा, अगर 63 ईयर्स होता है तो कितना बनेगा, 82 डेज नहीं है ये, 82 ईयर्स कर लो इसको, 82 डेज का बच्चा थोड़ी है। 82 ईयर्स अगर होता है तो हमारा यहां पर टैक्स कितना बनेगा। अच्छा देखो दोस्तों, नीचे एक लाइन लिखा हुआ है कि मिस्टर एक्स हैज नॉट ऑप्टेड फॉर प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 115 BAC। तो ये जो सेक्शन है 115 BAC, इसको यहां पर ऑप्ट नहीं किया गया है। दोस्तों इस सेक्शन को यहां पर ऑप्ट नहीं किया गया है। अब ये 115 BAC क्या है दोस्तों, ये एक डिफरेंट ऑप्शनल टैक्स रेट है। ये मैं अभी आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा। तो खैर आपको अभी क्वेश्चन में ये वाली टैक्स रेट लगानी भी नहीं है, ऐसा क्वेश्चन वाले ने बोला है। चलो 1 बाई 1 करके निकालते हैं। अगर हम मिस्टर एक्स की एज 45 साल मानते हैं तो देखो मैंने क्या स्लैब रेट बताया था कि जो फर्स्ट 2,50,000 होगा ना, वहां पर टैक्स 0 होगा, यू नीड नॉट टू पे एनी टैक्स। जैसे ही 2,50,000 से आपकी इनकम 5 लाख रुपए तक आएगी, बताओ जी 2,50,000 से अगर आप 5 लाख देखते हो कैलकुलेटर से तो ये 250 ही बनता है, क्योंकि 2,50,000 तक तो टैक्स देना ही नहीं पड़ता। तो यहां पर आपको 5% देना पड़ता है। एंड जब आप 2.5 लाख का कैलकुलेटर से निकालोगे तो ये हमारा 12,500 आता है। राइट, यहां तक कोई दिक्कत है नहीं सर। फिर हमारी इनकम 5 लाख से ज्यादा हो जाती है, 5 लाख 1 रुपए से लेकर और 10 लाख रुपए तक अगर हमारी इनकम है तो ये जो फर्दर 5 लाख रुपया है भाई, ये जो हमारा फर्दर 5 लाख रुपया है, इसके ऊपर हमको 20% देना पड़ेगा। वी हैव टू पे द टैक्स 20%। तो मुझे बताओ दोस्तों, अगर हम यहाँ पर 20% निकालते हैं तो ये अमाउंट कितना आता है। तो दोस्तों ये अमाउंट हमारा 1 लाख रुपए निकल कर आता है। अच्छा, जैसे ही हमारी इनकम 10 लाख से ऊपर चली जाती है, जैसे ही हमारी इनकम 10 लाख से ऊपर चली जाती है तो हमें उस 2 लाख पर 30% देना पड़ता है। तो ये हमारा टैक्स निकल कर आता है। अच्छा, मैंने अभी तक आपको यही समझाया है। इसके ऊपर दोस्तों एक चीज और लगती है, दैट इज कॉल्ड सेस। ये सेस क्या होता है ये अभी मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगा आपको। टैक्स पर लगने वाले टैक्स को हम क्या बोलते हैं, सेस बोलते हैं। और इसकी रेट कितनी होती है, 4%। तो ये जो टैक्स है इसके ऊपर 4% क्या लगता है, सेस। तो अगर आप कैलकुलेटर से अभी निकालना चाहते हो तो निकाल सकते हो, 4% यही आएगा। एंड दिस इज योर टोटल अमाउंट ऑफ टैक्स। दोस्तों ये आपका टोटल अमाउंट ऑफ टैक्स निकल कर आ जाएगा। राइट, तो ऐसा होता है। अच्छा दोस्तों, अगर मैं एज 63 ईयर्स मान लेता हूं कि भाई उम्र 63 साल है ना। अच्छा, रेजिडेंट अगर नहीं भी दिया है तो यू कैन अज्यूम कि वो रेजिडेंट है इंडिया में। अभी रेजिडेंशियल स्टेटस चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पर रेजिडेंट का मीनिंग आपको और अच्छे से क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। चलो जी, रेजिडेंट अगर है और एज अगर हम मान लेते हैं कितनी, 63 साल, तो मुझे बताओ भाई अगर 63 साल आपका एज है तो आपके ऊपर बेसिक स्लैब रेट क्या लगने वाला है, बताओ 250 लगेगा या 3 लाख लगेगा, जल्दी से बताओ 250 लगेगा या 3 लाख लगेगा। सर 3 लाख रुपया तक इनकम क्या हो जाएगी, टैक्स फ्री। तो 3 लाख रुपया तक आपका टैक्स यहां पर नील बनेगा, 0 बनेगा, यू नीड नॉट टू पे एनी टैक्स। फिर 3 लाख रुपए से लेकर, जो 3 लाख 1 रुपए से लेकर और 5 लाख रुपए तक अगर आपकी इनकम है तो 3 लाख से 5 लाख तक कितना हो जाता है, 2 लाख हो जाता है। तो इस 2 लाख के ऊपर आपको 5% देना पड़ेगा, 5%। तो ये 5% आपका कितना निकल कर आता है, 10,000 रुपीज, 10,000 रुपए निकल कर आता है। अच्छा, हमारी इनकम 5 लाख 1 रुपए से लेकर और अगर 10 लाख रुपए तक है तो 5 लाख 1 रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक की अगर हमारी इनकम है तो हमें इस 5 लाख पर 20% देना पड़ेगा, 20%। और फर्दर उस 5 लाख का जब आप 20% निकालोगे तो 1 लाख आएगा। बाकी जितनी भी इनकम है हमारी 10 लाख से ज्यादा वाली, मतलब 2 लाख, उस पर हमको 30% देना पड़ेगा।
सो इट कम्स टू 60,000। तो अगर आप इन सब का टोटल लगाओगे तो ये आ जाता है 1,70,000। तो आपने देखा दोस्तों कि जो सीनियर सिटीजन होते हैं जिनका एज प्रीवियस ईयर में किसी भी टाइम अगर 60 ईयर्स के बराबर है या 60 ईयर से ज़्यादा है, या असेसमेंट ईयर का जो पहला दिन होता है, असेसमेंट ईयर का पहला दिन, उस दिन अगर ऐसा हो जाता है भाई, तो आपका यहाँ पर टैक्स बन जाता है 1,70,000। 4% आपको 4% क्या देना पड़ेगा, सेस देना पड़ेगा। तो ये आपका टोटल टैक्स निकल कर आता है। सर एक बात बताओ, अगर मान लो हमारा एज यहाँ पर 82 ईयर्स हो तो सर अगर ये 80 साल से ज़्यादा हो तो क्या करेंगे? अरे भाई अगर 80 साल से ज़्यादा है तो 5 लाख रुपए तक तो टैक्स ही जीरो बन जाएगा, मतलब 5 लाख रुपया तक तो टैक्स ही नहीं देना पड़ेगा। सही बात है ना? और फिर 5 लाख से लेके जो 10 लाख रुपया तक का इनकम है, मतलब ये फर्दर कितना हो गया जी, 5 लाख ही हो गया, तो हमें इसका 20% देना पड़ेगा, 20%। और ये 20% हमारा 1 लाख रुपीज निकल कर आता है ना? अच्छा, जितनी इनकम 10 लाख से ऊपर चली जाती है, जितनी हमारी इनकम 10 लाख रुपए से ऊपर चली जाती है, मतलब 2 लाख, तो उस पर हमको 30% देना पड़ता है, 30%, है ना? तो उसका जब 30% निकालते हो तो इट कम्स टू 60,000, ये हमारा 60,000 आ जाता है। और जब इन सब का टोटल हम करते हैं तो इट कम्स टू 1,60,000। ये जो टोटल है दोस्तों, ये हमारा 1,60,000 रुपये निकल कर आता है, 1,60,000। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। सेस तो 4% लगेगा ही, टैक्स के ऊपर टैक्स लगता है, वो भी मैं आपको नोट्स में लिखवा भी दूंगा सेस के बारे में। तो आई थिंक दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि जब हम 60 ईयर्स से कम होते हैं तो हमारा स्लैब रेट 2,50,000 होता है। जब हमारा एज 60 या 60 से ज़्यादा हो जाएगा लेकिन नॉट मोर देन 80, तो हमारा स्लैब रेट वहाँ पर 3 लाख होता है, जिसको हम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट बोलते हैं। 3 लाख से ऊपर ही हमको टैक्स देना पड़ता है। और दोस्तों जब हमारा उम्र एज 80 ईयर्स के बराबर या 80 ईयर्स से भी ऊपर चला जाता है, 80 साल से भी ऊपर चला जाता है, तो जैसे ही वो 80 साल से ऊपर जाएगा भाई, 80 ईयर्स या उससे ऊपर जाएगा, तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, वहाँ पर आपका जो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है, वो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट आपका यहाँ पर 5 लाख हो जाएगा, 5 लाख रुपए हो जाएगा भाई, 5 लाख हो जाएगा। 5 लाख रुपए तक आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। अप टू 5 लाख यू नीड नॉट टू पे एनी टैक्स, आपको टैक्स देने का जरूरत ही नहीं है, राइट? तो ये सारी कहानी है जो मैंने आपको बताई। अच्छा, 5 लाख से ऊपर तो फिर आप भी जानते हो कि यू हैव टू पे 20% टैक्स। 5 लाख से फिर आप जब ऊपर चले जाते हो तो फिर आपको 20% टैक्स देना पड़ता है। तो ये सारी बातें थी। चलो, तो ये समझ में आया। एक और क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2, टैक्स लाइबिलिटी। ऐसे सारे क्वेश्चन करवाऊंगा दोस्तों, हर कॉन्सेप्ट के साथ में सारे क्वेश्चंस का आपको प्रैक्टिस करवाया जाएगा। और इन क्वेश्चंस को करने के बाद आपको अलग से कोई क्वेश्चन करने का ज़रूरत नहीं है। और अगर फिर भी आप करना चाहते हो तो भाई करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, वो आपका ज़्यादा प्रैक्टिस होगा, लेकिन क्वेश्चन इजीली होगा, इतना मेरा गारंटी है। सारे क्वेश्चन इजीली होंगे आपसे। कंप्यूट द टैक्स लाइबिलिटी ऑफ मिस्टर ए। दोस्तों यहाँ पर आपको मिस्टर ए का टैक्स लाइबिलिटी निकालना है। मिस्टर ए का जो एज है वो 42 ईयर्स है। टोटल इनकम 51 लाख है। टोटल इनकम कितनी है? 51 लाख है। फॉर द असेसमेंट ईयर 23-24, ये जितनी भी बातें हम यहाँ पर कर रहे हैं ना, दैट इज फॉर असेसमेंट ईयर 23-24। अज्यूम दैट हिज टोटल इनकम कंप्राइजेज ऑफ सैलरी इनकम, हाउस प्रॉपर्टी इनकम एंड इंटरेस्ट ऑन एफडी। मतलब सैलरी इनकम भी ले लो, इसमें से हाउस प्रॉपर्टी इनकम भी ले लो, और इसमें आप एफडी का जो इंटरेस्ट है ना वो भी ले लो, ये सारी इनकम है। अज्यूम दैट मिस्टर ए हैज नॉट ऑप्टेड फॉर प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 115 BAC। ये जो 115 BAC है ना, ये तो चीज़ ही अलग है, ये तो मैं आपको अलग सेक्शन है, ये तो मैं आपको अलग से फिर पढ़ाऊंगा।
ये ऑप्ट भी नहीं किया है, ये अलग चीज़ है, ये एक अलग टैक्स रेट है, इसको छोड़ो, ये अभी आना है, मतलब आपके कोर्स में है, मैं पढ़ाऊंगा इसी चैप्टर में। अब बहुत सिंपल है, अगर 51 लाख रुपया है तो भाई टैक्स निकालना बहुत सिंपल है। तो आप यहाँ पर टैक्स तो निकाल लोगे, लेकिन दोस्तों यहाँ टैक्स के साथ में सरचार्ज भी लगेगा। अच्छा, सरचार्ज नाम की चीज़ अभी तक हमने नहीं पढ़ी है, तो वो भी मैं आपको पढ़ा देता हूँ। पहले सरचार्ज भी पढ़ा देता हूँ, सेस भी पढ़ा देता हूँ, फिर हम इस क्वेश्चन नंबर 2 पर आएंगे। ठीक है, चलो तो एक बार आप लोग अपना नोट्स वाला पार्ट निकाल लो, जो भी हमारा नोट्स वाला पार्ट है। और वो जो हमारा नोट्स वाला पार्ट है, हम वहाँ पर पहले आगे के नोट्स बना लेते हैं, और उन नोट्स को समझने के बाद, उन नोट्स को बनाने के बाद फिर हम जो है ना इन क्वेश्चंस पर आ जाएंगे। ठीक है, तो चलो भाई एक बार जो अदर हमारी टैक्स रेट्स हैं वो भी समझ लेते हैं हम। तो अभी तक मैंने जो टैक्स रेट्स आपको पढ़ाई है, दैट इज इन रिलेशन टू इंडिविजुअल, HUF, AOP, BOI, लोकल अथॉरिटी। ठीक है, अच्छा अगर आप इंडिविजुअल हो लेकिन आप 60 ईयर्स से ज़्यादा हो, या आप 80 ईयर्स या उससे ज़्यादा हो, लेकिन अगर आप रेजिडेंट नहीं हो, तो क्या दोस्तों मुझे बताओ 3 लाख और 5 लाख वाली लिमिट लगेगी क्या? आप रेजिडेंट नहीं हो, केवल आप सीनियर सिटीजन हो, या आप सुपर सीनियर सिटीजन हो लेकिन आप इंडिया में रेजिडेंट नहीं हो, तो दोस्तों मुझे एक बात बताओ कि क्या यहाँ पर आप लोगों के ऊपर यहाँ पर जो है बेसिकली 3 लाख और जो 5 लाख का लिमिट होता है बेसिक एग्जम्पशन, क्या वो यहाँ पर काम करेगा? द आंसर इज नो, वो बिल्कुल भी यहाँ पर काम नहीं करेगा दोस्तों, वो यहाँ पर बिल्कुल भी काम नहीं करेगा। ठीक है ना, वो काम नहीं करेगा यहाँ पर। फिर आपको 2,50,000 में ही जाना पड़ेगा, जो हमारा 2,50,000 वाला लिमिट है ना, केवल वही लिमिट दोस्तों आपको यहाँ पर लगाना पड़ेगा। बोलो बात समझ में आई? यस सर, बहुत बढ़िया। चलो अब मैं आज आपको टैक्स रेट्स और पढ़ा देता हूँ, फिर हम सरचार्ज के बारे में पढ़ लेते हैं, फिर हम एजुकेशन सेस के बारे में पढ़ लेते हैं। तो इससे आप लोगों को दोस्तों चीज़ें बहुत जल्दी से याद हो जाएंगी। चलो भाई, तो सेकंड पॉइंट आप लोग यहाँ पर लिख लीजिए, दैट इज कॉल्ड फर्म ओब्लिक लोकल अथॉरिटी। एक तो फर्म होती है ऑब्लिक लोकल अथॉरिटी, और आप यहां पर ब्रैकेट में लिख लो इंक्लूडिंग LLP, इंक्लूडिंग LLP। फर्म बोलो ऑब्लिक लोकल अथॉरिटी और ब्रैकेट में लिख लो इंक्लूडिंग LLP, है ना, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। हाँ, तो फर्म बोलो, लोकल अथॉरिटी बोलो, और ब्रैकेट में लिख लो भाई साहब LLP, मतलब लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। अच्छा यहाँ पर क्या होगा भाई, यहाँ पर लग जाएगी फ्लैट रेट। दोस्तों यहाँ पर जो है ना आपके फ्लैट रेट लग जाएगी, बहुत बढ़िया। फ्लैट रेट कितनी लगेगी? 30%, नो स्लैब रेट, ओनली फ्लैट रेट। मतलब अगर आपकी इनकम 10,000 भी है तो यू हैव टू पे 30% टैक्स ऑन 10,000। अगर आपकी इनकम 1 लाख भी है तो आपको 1 लाख पर पूरा ही 30% देना पड़ेगा। अगर आपकी इनकम 10 लाख है तो पूरे 10 लाख पर आपको 30% देना पड़ेगा। यहाँ पर दोस्तों कोई एग्जम्पशन लिमिट नहीं है। तो जितनी भी फर्म्स होती हैं, लोकल अथॉरिटीज़ होती हैं, फर्म के अंदर LLP भी शामिल है। LLP का नाम सुना है आप लोगों ने? LLP का फुल फॉर्म होता है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, है ना। पार्टनरशिप फर्म तो जानते हो ना आप लोग। तो पार्टनरशिप फर्म के अंदर ही एक कॉन्सेप्ट होता है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, LLP। तो दोस्तों ये जो LLP का कॉन्सेप्ट है ना, LLP का, ये जो LLP होती है इसके ऊपर भी आपको फ्लैट रेट लगाना पड़ता है। आपको क्या लगाना पड़ता है? फ्लैट रेट। और ये जो फ्लैट रेट होता है भाई, ये फ्लैट रेट यहाँ पर 30% है। देयर इज नो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट। दोस्तों यहाँ पर कोई बेसिक एग्जम्पशन लिमिट नहीं है, आपको सीधा सीधा 30% से टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है भाई,
चलो थर्ड पॉइंट पर आ जाते हैं, और थर्ड पॉइंट पर हमारा नाम निकल कर आता है दैट इज इन रिलेशन टू कंपनी, दैट इज इन रिलेशन टू कंपनी। तो ये जो है कंपनी के बारे में बात होती है। अब ये कंपनी जो होती है ना भाई, ये एक अलग पर्सन है, पता है आपको। अच्छा, कंपनी बनाकर अगर आप कोई भी बिजनेस करते हो, कंपनी बनाकर अगर आप कोई भी काम करते हो, तो वहां पर टैक्स का रेट क्या लगने वाला है। तो चलिए दोस्तों कंपनी के बारे में समझते हैं। तो कंपनी के ऊपर टैक्स का रेट क्या लगता है, ये सारी चीजें दोस्तों आपके सिलेबस में है। कंपनी के ऊपर टैक्स का रेट क्या लगेगा, इसको समझने के लिए हम कंपनी को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। ओहो कंपनी, मैं तो कंपनी बनाकर काम करूंगा। चलो जी, तो अब हम कंपनी के बारे में बात करते हैं। अच्छा, आप जानते हो ना कंपनी भी एक पर्सन होता है, जैसे इंडिविजुअल एक पर्सन है, एचयूएफ एक पर्सन है, जैसे फर्म एक पर्सन है दोस्तों, वैसे ही कंपनी भी क्या होती है, कंपनी भी एक पर्सन होती है। अच्छा, कंपनी पर टैक्स का रेट क्या होता है ये भी समझना जरूरी है, छोटा क्वेश्चन भी आ सकता है एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप। तो ये सारी चीजें दोस्तों आपको बहुत अच्छे से पढ़कर जानी है। देखो यहाँ पर छोटे बड़े मंजिले सब तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, सारी चीजों को बहुत अच्छे से पढ़कर जाना है, राइट। चलो, तो कंपनी जो होती है बेसिकली, यहां पर हम कंपनी को दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। जैसे पहला हम लिखेंगे डोमेस्टिक कंपनी, पहला हम लिखेंगे डोमेस्टिक कंपनी और दूसरा हम लिखेंगे फॉरेन कंपनी। एक होती है डोमेस्टिक कंपनी दोस्तों, दूसरी होती है हमारी फॉरेन कंपनी। तो कंपनी को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाएगा। द फर्स्ट वन इज कॉल्ड डोमेस्टिक कंपनी एंड द सेकेंड वन इज कॉल्ड फॉरेन कंपनी। एक डोमेस्टिक होती है और एक फॉरेन कंपनी होती है। अब ये जो डोमेस्टिक कंपनी है भाई, इसको भी हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, इसको भी हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे भाई। और डोमेस्टिक कंपनी में सबसे पहले होती है इंडियन कंपनी, एक तो होती है इंडियन कंपनी। अच्छा, इंडियन कंपनी का मतलब क्या है ये भी लिख लो, नोट्स पूरे बना लो। अच्छा, नोट्स बनाकर पढ़ने का जो मज़ा है ना दोस्तों, वो बहुत ही अलग है ना, अलग ही कॉन्फिडेंस आता है सर। तो रजिस्टर्ड जो ऑफिस होता है, रजिस्टर्ड ऑफिस, वो रजिस्टर्ड ऑफिस इन इंडिया होता है। इंडियन कंपनी की पहचान क्या है कि उसका जो रजिस्टर्ड ऑफिस होता है ना, रजिस्टर्ड ऑफिस वो इंडिया में होता है। एंड दूसरी चीज़ एक और है जो आपको याद रखनी है, एंड लगाकर रजिस्टर्ड अंडर इंडियन कंपनीज एक्ट। हमारे देश में जो इंडियन कंपनीज एक्ट बना हुआ है ना, उसके अंदर वो कंपनी क्या होनी चाहिए, रजिस्टर्ड। तो अगर मैं बोलूँ भाई इंडियन कंपनी की क्या डेफिनेशन है, अच्छा एक तो होती है इंडियन कंपनी, ठीक है। तो इंडियन कंपनी की डेफिनेशन क्या है, इंडियन कंपनी वो होती है भाई जिसका रजिस्टर्ड ऑफिस इंडिया में हो। दूसरी बात, केवल रजिस्टर्ड ऑफिस होने से काम नहीं चलेगा, एक तो उसका रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ पर होना चाहिए, इंडिया में होना चाहिए। दूसरी बात होती है कि वो जो कंपनी है वो कंपनीज एक्ट के अंदर, इंडिया के कंपनीज एक्ट के अंदर क्या होना चाहिए, रजिस्टर्ड। तो जब आप ये दोनों कंडीशंस क्या कर दोगे, फुलफिल कर दोगे, तो ही हम आपको इंडियन कंपनी मानेंगे। दो कंडीशन पूरी करनी है आपको। पहला कंडीशन है कि रजिस्टर्ड ऑफिस इंडिया में होना चाहिए। पहली कंडीशन क्या है कि जो रजिस्टर्ड ऑफिस है वो आपका इंडिया में होना चाहिए। दूसरा कंडीशन ये है कि वो इंडियन कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड होनी चाहिए। तो जहां पर ये दोनों कंडीशन पूरा हो जाएगा, हम उसको बोलेंगे इंडियन कंपनी, ठीक है। या एक डेफिनेशन और है, वो भी आप लिख लो, और लगा के लिख लेना। इंडियन कंपनी तो हो ही गई, क्योंकि मैं आपको डोमेस्टिक कंपनी पढ़ा, तो डोमेस्टिक कंपनी किसको बोलते हैं, या तो इंडियन कंपनी को बोलते हैं या किसको बोलते हैं भाई, लिख लो, कंपनी विच मेड अरेंजमेंट्स
arrangements for paying dividend from income taxable in India. Company made arrangements for paying dividend from income taxable in India. कोई भी ऐसी कंपनी जो डिविडेंड पे करने के लिए अरेंजमेंट्स करती है, अरेंजमेंट की मतलब व्यवस्था करती है, क्या पे करने के लिए, डिविडेंड को पे करने के लिए, और कौन सी इनकम से, उस इनकम से जो इंडिया में टैक्सेबल है। मतलब इट मे बी पॉसिबल कि आपकी कंपनी इंडिया में रजिस्टर्ड ना हो, ठीक है, इट मे बी पॉसिबल कि उसका रजिस्टर्ड ऑफिस भी इंडिया में ना हो, इट मे बी पॉसिबल, लेकिन उसकी कोई ऐसी इनकम है जो इंडिया में तो टैक्सेबल है, और वो उस टैक्सेबल इनकम में से क्या पे करना चाहती है, डिविडेंड पे करना चाहती है। तो ऐसी कंपनीज को भी हम डोमेस्टिक कंपनी बोलते हैं। तो दोस्तों डोमेस्टिक कंपनी का डेफिनेशन क्या है? डोमेस्टिक कंपनी का मतलब होता है या तो इंडियन कंपनी होनी चाहिए, या तो इंडियन कंपनी हो, भाई कंपनी हो तो इंडियन हो, है ना, अच्छा, वरना हो ही ना, ना जी ना, हो तो इंडियन कंपनी हो। इंडियन कंपनी कौन होती है मैंने बता दिया, जिसका ऑफिस रजिस्टर्ड इंडिया में है और जो इंडिया के कंपनीज एक्ट के अंदर क्या है, रजिस्टर्ड है। या दूसरी चीज है कि कंपनी विच मेड अरेंजमेंट्स फॉर डिविडेंड, कोई भी कंपनी जो डिविडेंड पे करने के लिए अरेंजमेंट्स करती है फ्रॉम इनकम टैक्सेबल इन इंडिया, फ्रॉम इनकम टैक्सेबल इन इंडिया, सो दैट इज कॉल्ड डोमेस्टिक कंपनी। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डोमेस्टिक कंपनी बोलते हैं, राइट, उसको हम लोग डोमेस्टिक कंपनी बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड डोमेस्टिक कंपनी, ठीक है। अब ये जो डोमेस्टिक कंपनीज हैं भाई, इन पर टैक्स का रेट क्या लगेगा, ये जो डोमेस्टिक कंपनीज हैं इनके ऊपर टैक्स का रेट क्या लगेगा, तो रेट भी मैं आप लोगों को बता देता हूं। अच्छा, रेट को समझने के लिए आप इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर लो। पहला आप लिख लो इफ टर्नओवर ऑब्लिक ग्रॉस रिसिप्ट्स, इफ टर्नओवर ऑब्लिक ग्रॉस रिसिप्ट्स, इफ टर्नओवर ऑब्लिक ग्रॉस रिसिप्ट्स इज अप टू ₹400 crores, up to 400 crores in previous year 2021। देखो आप जो पढ़ाई कर रहे हो, आप जो टैक्स रेट पढ़ रहे हो, वो किसके लिए पढ़ रहे हो, प्रीवियस ईयर 2022-23 के लिए पढ़ रहे हो। आप जो टैक्स लगाओगे वो कौन से ईयर की इनकम पे लगाओगे, प्रीवियस ईयर 2022-2023 की इनकम पे लगाओगे, राइट, सही कह रहा हूं मैं। लेकिन 22-23 के लिए बेस किसको बनाना है, 2021 को। लॉ ने बोला कि अगर किसी कंपनी का प्रीवियस ईयर 2021 में जो टर्नओवर होता है, टर्नओवर तो समझते हो ना भाई, टर्नओवर का मतलब होता है सेल्स, जो टर्नओवर होता है, जो ग्रॉस रिसिप्ट्स होती है, अगर वो किसी कंपनी का जो टर्नओवर है, अगर किसी कंपनी की जो ग्रॉस रिसिप्ट है वो अगर अप टू 400 करोड़ है, 400 करोड़ रुपए तक है, 400 करोड़ रुपए तक है, तो मैं बता दूं भाई यहां पर आपको 25% टैक्स लगेगा। आपको दोस्तों यहां पर 25% ही टैक्स देना पड़ेगा, 25%, ठीक है, 25%। दूसरी और जो अदर केसेस हैं, जो हमारे अदर केसेस हैं भाई, उन अदर केसेस में जहां टर्नओवर 400 करोड़ से ज़्यादा है, मान लो, वो अदर केस हो गए। तो अगर प्रीवियस ईयर 20-21 में आपकी कंपनी थी और उसका टर्नओवर 400 करोड़ रुपए तक था, तो आपको उस कंपनी के केस में ओनली 25% की रेट से ही टैक्स देना पड़ेगा। यू हैव टू पे टैक्स ओनली एट द रेट ऑफ 25%,
दोस्तों आपको मात्र 25% की रेट से ही टैक्स देना पड़ेगा। और अगर मैं अदर केसेस की बात करूं, अगर मैं दोस्तों अदर केसेस की बात करूं तो आपको यहां पर 30% की रेट से टैक्स देना पड़ेगा। अदर केसेस में यू हैव टू पे 30% टैक्स रेट। अब अदर केस क्या होते हैं? अदर केस का मतलब हो जाता है कि भाई प्रीवियस ईयर 2021 में अगर आपका टर्नओवर 400 करोड़ से ज़्यादा हो गया, अगर प्रीवियस ईयर 2020-21 में आपका जो टर्नओवर था, आपकी जो ग्रॉस रिसिप्ट थी, अगर वो 400 करोड़ से ज़्यादा हो गई, सो दैट इज़ ए मैटर ऑफ अदर केस। और अदर केस में बोलो बच्चों, व्हाट विल बी द टैक्स रेट? 30%। कितना टैक्स रेट लगेगा भाई? बोलो ना, बोलते काहीं नहीं हो। 30% लगेगा। सर हमें एक बात समझ में नहीं आई, टर्नओवर 20-21 का क्यों लिया है जबकि हम टैक्स तो 22-23 में लगा रहे हैं? अरे भाई सर, हम टैक्स तो 22-23 में लगा रहे हैं, तो बेस 20-21 को क्यों बनाया है? इसलिए बनाया है कि लोग अपने टर्नओवर को मैन्युपुलेट ना कर सके। वरना बहुत सारी कंपनीज क्या करेंगी कि ओहो टैक्स 30 की जगह 25 लगवा लेते हैं भाई, 30% की जगह हम टैक्स की रेट 25% लगा लेते हैं, और जो है तो वो अपने टर्नओवर को मैन्युपुलेट करेंगे। वो अपने टर्नओवर को किससे ऊपर नहीं जाने देंगे भाई? 400 करोड़ से ऊपर नहीं जाने देंगे। तो गवर्नमेंट ने बोला 2 साल पहले की टर्नओवर को बेस बनाओ, क्योंकि वो टर्नओवर तो जा चुका होगा ना रिटर्न ऑफ इनकम में आपका। तो गवर्नमेंट ने 20-21 के टर्नओवर को बेस बनाया है। आप जो इनकम टैक्सेबल कर रहे हो वो कौन से प्रीवियस ईयर की कर रहे हो? 2022-2023 की कर रहे हो, है ना? 2022-2023 की कर रहे हो, है ना? वो आप 2022-2023 की कर रहे हो। लेकिन इसके लिए जो बेस बनेगा ना, बेस, बेबी को बेस पसंद है, तो वो बेस आप किसको बनाओगे? वो आप 2021 की टर्नओवर को बनाओगे। अच्छा, जो 2021 का टर्नओवर है वो आपका यहाँ पर 25%, 2021 का जो टर्नओवर है वो आपका यहाँ पर 25, अगर वो आपका 400 करोड़ से ज़्यादा नहीं है तो आपको जो टैक्स देना पड़ेगा वो 25% देना पड़ेगा। हाँ, अदर केसेस में आपका 30% हो जाएगा। अच्छा, मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं दोस्तों? हाँ सर पूछो। मान लो दोस्तों हमारी कंपनी तो अभी नई नई बनी है, इट इज़ अ न्यू कंपनी, नई नवेली कंपनी है हमारी। जैसे नई नवेली वो होती है ना, क्या डैश डैश डैश, वैसे हमारी कंपनी भी अभी क्या है? नई नवेली है, न्यू है भाई। 2022-23 में अभी तो बनी है हमारी कंपनी नई नई। ओके, तो जब हमारी कंपनी अभी बनी है नई नई, तो इसका मतलब हमारा 2021 में तो टर्नओवर होगा ही नहीं, है ना? कहाँ से होगा टर्नओवर? तो बताओ भाई फिर वहाँ पर टैक्स रेट क्या लगाओगे? क्योंकि आप कह रहे हो कि 20-21 का टर्नओवर देखो, और टर्नओवर 400 करोड़ से कम होना चाहिए या बराबर होना चाहिए, तो हमारा तो टर्नओवर ही नहीं था 2021 में। तो अब हम यहाँ पर क्या करें? बोलो बोलो क्या करें? कौन सी टैक्स रेट लगाएं? तो दोस्तों फिर आपको यहाँ पर 25% लगाना पड़ेगा। दोस्तों यहाँ पर फिर आपको 25% लगाना पड़ेगा, क्योंकि आपका टर्नओवर जो है ना वो अप टू 400 करोड़ है। आपका टर्नओवर यहाँ पर अप टू 400 करोड़ है, तो आपका तो टर्नओवर ही नहीं है भाई, आपकी तो कंपनी नहीं थी, जीरो था आपका टर्नओवर। तो आपके 25% ही लगेगा, है ना? 30 नहीं लगेगा, 25% ही लगेगा। तो आई थिंक दोस्तों आपको यहाँ पर जवाब मिल गया होगा, है ना? आपको यहाँ पर क्या मिल गया होगा? जवाब मिल गया होगा। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। इसके बाद हम लोग फॉरेन कंपनी के बारे में बात करते हैं, है ना? फॉरेन कंपनी। अच्छा, ये फॉरेन कंपनी क्या होती है भाई? फॉरेन कंपनी का मतलब होता है अदर देन डोमेस्टिक कंपनी। फॉरेन कंपनी का मतलब होता है कि जो डोमेस्टिक कंपनी के अलावा है वो सारी की सारी कंपनीज क्या हैं? फॉरेन कंपनी है। मतलब जिस कंपनी को आप डोमेस्टिक कंपनी की डेफिनेशन में नहीं ले सकते, तो वो सारी की सारी कंपनीज फिर क्या मानी जाती हैं? फॉरेन कंपनी मानी जाती है। अच्छा, फॉरेन कंपनी पर जो टैक्स का रेट है वो कितना लगेगा भाई? फॉरेन कंपनी पर हाय राम 40% टैक्स रेट लगता है।
देयर इज नो स्लैब रेट माय डियर फ्रेंड्स। दोस्तों यहां पर कोई स्लैब रेट नहीं है, यहां पर फ्लैट रेट है। एंड व्हाट शुड बी द फ्लैट रेट? 40%, 40% हमारा यहां पर फ्लैट रेट लगेगा। 40% की रेट से हमको क्या देना पड़ेगा? टैक्स देना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? तो दोस्तों आपको यहां 40% की रेट से टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। तो कंपनी के केस में अगर हम बात करें, अगर हम डोमेस्टिक कंपनी हैं, ठीक है भाई, डोमेस्टिक कंपनी दो तरह की होती है, इंडियन कंपनी और वो कंपनी जो अपनी इंडिया वाली इनकम में से डिविडेंड देती है। तो वहाँ पर दो तरह के टैक्स रेट है, आइदर 25% और आइदर 30%। 25 कब लगेगा? उसके लिए आप किसका टर्नओवर बेस बनाओगे? 2 साल पहले का, मतलब प्रीवियस ईयर 2021 का। अगर टर्नओवर अप टू 400 करोड़ है, 400 करोड़ रुपए तक है, तो आपको 25% देना पड़ेगा। और अगर वो 400 करोड़ से ज्यादा है, ज्यादा, तो 30 देना पड़ेगा। सर नई नवेली कंपनी है तो, अरे नई नवेली कंपनी को तो 25 ही देना पड़ता है। सर एक बात बताओ, अगर विदेशी कंपनी हो तो, फॉरेन कंपनी हो तो? दोस्तों जो फॉरेन कंपनी होती है, फॉरेन कंपनी किसको बोलते हैं? जो डोमेस्टिक कंपनी नहीं है। अच्छा, फॉरेन कंपनी पर जो टैक्स का रेट है ना, वो यहाँ पर 40% है, 40% है। 40% की रेट से क्या देना पड़ेगा? टैक्स देना पड़ेगा। बहुत बढ़िया। तो ये कंपनी के टैक्स रेट्स दोस्तों आपको याद होने चाहिए, आपके एग्जाम में आ सकते हैं, राइट, आपके कोर्स में हैं। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। तो हमने बहुत सारे लोगों के टैक्स रेट अभी तक पढ़ लिए हैं। अब हम जो टैक्स रेट पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज इन रिलेशन टू कोऑपरेटिव सोसाइटी। ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है ना, इसे भी एक पर्सन माना जाता है। कोऑपरेटिव सोसाइटी एक तरह से क्या है? सोसाइटी ग्रुप है। कोऑपरेटिव्स होती हैं, गाँव में बनाई जाती है, किसान लोगों की कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है। जैसे आप अगर शहर में रहते हो तो वहाँ पर मिल्क कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है। जैसे आपने मदर डेयरी का नाम सुना होगा, आपने अमूल का नाम सुना होगा, आपने सरस का नाम सुना होगा। ये जितनी भी डेयरीज हैं भाई, ये सब कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं। और कोऑपरेटिव सोसाइटी पर टैक्स का रेट क्या है भाई, ये अब हम यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं। व्हाट शुड बी द टैक्स रेट इन केस ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी? कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो अब हम कोऑपरेटिव सोसाइटी का भी टैक्स रेट पढ़ लेते हैं। देखो इनमें से कहीं से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो यू शुड बी वेरी अवेयर, कहीं से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में पढ़ लेते हैं भाई कि कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या है। चलो अच्छा, ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है ना, इसके ऊपर लगता है स्लैब रेट। ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है, इसके ऊपर माय डियर फ्रेंड्स स्लैब रेट लगाया जाता है। और ये स्लैब रेट क्या होता है, लिख लो, इफ टोटल इनकम, इफ टोटल इनकम। दोस्तों ये स्लैब रेट क्या होता है बता देता हूं। इफ टोटल इनकम अप टू ₹10,000, अगर ये टोटल इनकम आपकी 10,000 रुपये तक है। अच्छा, यहाँ पर टैक्स की रेट क्या होगी ये मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपकी टोटल इनकम 10,000 रुपये तक है तो टैक्स की रेट हो जाती है भाई 10%। यहाँ पर जो टैक्स की रेट है वो 10% हो जाती है। अगर हमारी टोटल इनकम अबाउ 10,000 है, मतलब 10,000 रुपये से ज़्यादा है, लेकिन बट अप टू ₹20,000, लेकिन वो जो टोटल इनकम है वो 20,000 रुपये तक है। मतलब 10,000 से तो ज़्यादा है,
लेकिन अप टू 20,000 रुपये तक है, सो इट इज़ 20%। दोस्तों फिर वो 20% हो जाएगी। और वो अगर अबाउ ₹20,000 है, अगर हमारी टोटल इनकम 20,000 रुपये से ज़्यादा है, तो दोस्तों यहाँ पर जो टैक्स का रेट है वो 30% हो जाएगा। तो बताओ कोऑपरेटिव सोसाइटी पर टैक्स का रेट क्या लगने वाला है? अगर वो अप टू ₹10,000 है तो यहाँ पर टैक्स की रेट 10% होगी। अगर वो 10,000 से ज़्यादा है लेकिन बट अप टू 20,000 है, अबाउ 10,000 है लेकिन बट अप टू 20,000 है, तो यहाँ पर टैक्स का रेट 20% हो जाएगा, 20%। और अगर वो 20,000 से ज़्यादा है, अगर टोटल इनकम किससे ज़्यादा है? 20,000 रुपये से ज़्यादा है, तो यहाँ पर जो टैक्स का रेट होगा वो 30% हो जाएगा। यहाँ पर जो टैक्स का रेट है वो 30% हो जाएगा। मतलब सारा काम स्लैब रेट है, बिल्कुल अलग है। ये स्लैब रेट है, फ्लैट रेट नहीं है, यहाँ पर स्लैब रेट है। तो ये केवल आप याद कर लो, कोई छोटा मोटा क्वेश्चन भूला भटका आ जाए एग्जाम में, ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स निकालने का आएगा, तो ये रेट आपको लगानी है। समझ में आ रही है बात? तो ये सारी बातें हो गई भाई टैक्स की। सबसे पहले हमने इंडिविजुअल, एओपी, बीओआई, इनका टैक्स रेट पढ़ा, एचयूएफ का टैक्स रेट पढ़ा, जिसमें स्लैब रेट्स थी 2.5 लाख वाली थी। जो सीनियर सिटीजन रेजिडेंट हैं उनके लिए 3 लाख थी। जो सुपर सीनियर सिटीजन 80 साल वाले हैं उनके लिए 5 लाख थी। उसके बाद में हमने फर्म का टैक्स रेट पढ़ा, है ना, लोकल अथॉरिटी का टैक्स रेट पढ़ा, फ्लैट रेट थी वहाँ 30%। कंपनी का टैक्स रेट पढ़ा हमने, वहाँ भी फ्लैट रेट थी। कोऑपरेटिव सोसाइटी का भी हमने टैक्स रेट यहाँ पर पढ़ लिया है, राइट। चलो दोस्तों, अब हम यहाँ पर सरचार्ज के बारे में बात करते हैं। सरचार्ज। तो दोस्तों अब हम यहाँ पर सरचार्ज के बारे में बात करते हैं। अच्छा, सरचार्ज का मतलब क्या होता है ये मैं आपको बता देता हूँ। सरचार्ज का मतलब होता है टैक्स ऑन टैक्स। दोस्तों जब टैक्स के ऊपर टैक्स लगाया जाता है, जब टैक्स के ऊपर टैक्स लगाया जाता है तो हम उसको सरचार्ज बोलते हैं। इसीलिए मैंने क्वेश्चन बीच में रोक दिए थे कि भाई पहले एक बार आपको सरचार्ज पढ़ा दूं, फिर हम उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो सरचार्ज का मतलब होता है टैक्स के ऊपर टैक्स लगाना। सर टैक्स के ऊपर टैक्स लगेगा? हाँ जी, टैक्स के ऊपर टैक्स लगाया जाएगा। मतलब यहाँ टैक्स के ऊपर फिर आपको टैक्स देना पड़ेगा। हाँ जी, बिल्कुल देना पड़ेगा। इसको हम लॉ की लैंग्वेज में क्या बोलते हैं दोस्तों? इसको हम लॉ की लैंग्वेज में, लॉ की भाषा में सरचार्ज बोलते हैं, है ना। और ये जो सरचार्ज होता है इसमें सबसे पहला नाम आता है इंडिविजुअल का। इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई, आर्टिफिशियल, जुरिडिकल पर्सन। इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई, आर्टिफिशियल, जुरिडिकल पर्सन, ये जितने भी लोग हैं भाई, इन पर सरचार्ज कब लगता है और कैसे लगता है, ये बात मैं आपको बताने जा रहा हूं। और यहां पर एग्जाम में छोटे छोटे क्वेश्चन बन सकते हैं। अगर बड़ा क्वेश्चन आएगा, आता ही एग्जाम में टैक्स निकालने का, तो वहां पर भी आपको सरचार्ज के बारे में समझना पड़ेगा, ठीक है। और छोटे क्वेश्चन भी आ सकते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप भी आ सकते हैं। तो यू शुड बी वेरी वेरी केयरफुल। तो देखो, ये जितने भी लोग हैं इनके ऊपर सरचार्ज कब लगता है? तो इनकम टैक्स में टैक्स के ऊपर आपको फिर से टैक्स देना पड़ता है। जब आप टैक्स के ऊपर टैक्स देते हो तो उसको हम लॉ की लैंग्वेज में क्या बोलते हैं भाई? सरचार्ज बोलते हैं। चलो, अब ये जो सरचार्ज है ये कब और कैसे लगेगा ये मैं आपको समझा देता हूं। कब और कैसे लगेगा ये मैं आपको समझा देता हूं। इसमें आपको लिखना पड़ेगा इफ टोटल इनकम। यहां पर जो सरचार्ज लगाया जाता है वो किस चीज पर डिपेंड करता है भाई? टोटल इनकम पर, ठीक है। जो इंडिविजुअल है, एचयूएफ है, एओपी, बीओआई है,
जो भी आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन है उनकी जो टोटल इनकम होती है ना उस पर डिपेंड करता है, उस पर डिपेंड करता है, ठीक है, उस पर डिपेंड करता है। ये सारी चीज़ें जो हैं आपकी टोटल इनकम पर डिपेंड करती है, टोटल इनकम पर। चलो 1 बाई 1 लिख लेते हैं। टोटल इनकम अगर अप टू ₹50 लाख है, अप टू ₹50 लाख, टोटल इनकम का मतलब पता ही है आपको, जितने भी हेड्स होते हैं, बताया था मैंने पहली क्लास में, जितने भी हेड्स होते हैं उनकी टोटल इनकम निकाल लो, उसमें से जो भी आपको डिडक्शंस मिलते हैं उनको माइनस कर लो, दैट इज कॉल्ड टोटल इनकम। तो अगर आपकी टोटल इनकम 50 लाख रुपए तक है तो आपके ऊपर सरचार्ज लगाया जाएगा निल। यहां पर जो सरचार्ज लगाया जाएगा ना वो सरचार्ज आपके ऊपर निल लगाया जाएगा, निल। इसके बाद अगर टोटल इनकम अबाउ ₹50 लाख है बट अप टू ₹1 करोड़ है, 50 लाख से ज़्यादा है, अगर आपकी टोटल इनकम 50 लाख रुपए से ज़्यादा है लेकिन बट अप टू ₹1 करोड़ है, तो यही सरचार्ज लगता है 10% ऑफ टैक्स। मतलब आपका जितना टैक्स बनेगा ना उसके ऊपर 10% आपको सरचार्ज देना पड़ेगा। और अगर आपकी टोटल इनकम अबाउ ₹1 करोड़ है लेकिन बट अप टू ₹2 करोड़, 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा है लेकिन 2 करोड़ रुपए तक है, 1 करोड़ से तो ज़्यादा है लेकिन 2 करोड़ रुपए तक है, तो आपको सरचार्ज देना पड़ेगा भाई 15% ऑफ टैक्स। मतलब आपका जितना टैक्स बनता है ना उस टैक्स के ऊपर आपको 15% सरचार्ज देना पड़ेगा। ओ माय गॉड। और दोस्तों अगर टोटल इनकम अबाउ ₹5 करोड़ है, अगर आपकी टोटल इनकम 5 करोड़ रुपया से ज़्यादा है, आपकी इनकम जो है, सॉरी 5 करोड़ तो गलत बोल दिया मैंने, इसको 2 करोड़ लिखो। अगर हमारी टोटल इनकम अबाउ ₹2 करोड़ है बट अप टू ₹5 करोड़, 2 करोड़ रुपए से ज़्यादा है आपकी टोटल इनकम, 2 करोड़ रुपए से ज़्यादा है लेकिन अप टू 5 करोड़ है, अप टू 5 करोड़, तो आपको यहाँ पर सरचार्ज देना पड़ेगा 25% ऑफ टैक्स। जितना आपका टैक्स बनता है दोस्तों, जितना आपका टैक्स बनता है उस टैक्स का 25%। और अगर टोटल इनकम हद हो जाती है अबाउ ₹5 करोड़, अगर आपकी टोटल इनकम 5 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा हो जाती है, 5 करोड़ से भी ज़्यादा हो जाती है भाई, तो फिर आपको टैक्स देना पड़ेगा 30%, 37% ऑफ टैक्स। जितना आपका टैक्स बनता है भाई, जितना आपका टैक्स बनता है उसका 37% आपको सरचार्ज देना पड़ेगा। तो सरचार्ज का मतलब क्या होता है पहले ये समझो। जब टैक्स के ऊपर टैक्स लगाया जाता है तो उसको लॉ की लैंग्वेज में क्या कहा जाता है? सरचार्ज। अगर आपका टोटल इनकम 50 लाख रुपए तक है तो सरचार्ज आपको 0 देना पड़ेगा, 0। अगर 50 लाख से ज़्यादा है आपकी टोटल इनकम लेकिन वो बट अप टू 1 करोड़ है, 1 करोड़ रुपए तक है, तो आपको टैक्स के ऊपर 10% सरचार्ज देना पड़ेगा। और अगर 1 करोड़ से ज़्यादा है टोटल इनकम लेकिन अप टू 2 करोड़ है तो फिर आपको टैक्स के ऊपर 15% सरचार्ज देना ही पड़ेगा। 2 करोड़ से भी ज़्यादा है लेकिन अप टू 5 करोड़ तक है तो आपको 25% देना पड़ेगा टैक्स के ऊपर। और अगर आपकी टोटल इनकम माशाअल्लाह 5 करोड़ से भी ऊपर चली जाती है तो दोस्तों फिर आपको यहाँ पर 37% ऑफ टैक्स के रूप में सरचार्ज देना पड़ता है। ठीक है, ये जो सरचार्ज है भाई ये टैक्स ऑन टैक्स हो गया, इंडिविजुअल,
HUF, AOP, BOI आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आप एक छोटा सा नोट ज़रूर लिख लीजिएगा, नोट। और ये नोट क्या है ये भी मैं आपको नोट करवा देता हूँ। ये नोट है कि जो सरचार्ज की रेट होती है, सरचार्ज, ये जो सरचार्ज की रेट होती है 25% एंड 37%, एक तो होती है 25% और एक होती है 37%, इज नॉट एप्लीकेबल, इज नॉट एप्लीकेबल। 25% और 37% वाली जो सरचार्ज की टैक्स रेट है, इट इज नॉट एप्लीकेबल ऑन पहला है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A, दूसरा लिख लो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A, और एक होता है डिविडेंड इनकम, डिविडेंड इनकम। एक तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है, मैं आपको कैपिटल गेन चैप्टर में पढ़ाऊंगा, और वो जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है वो उसका सेक्शन है 111A, है ना। एक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, ये भी हम कैपिटल गेन चैप्टर में पढ़ेंगे, इसका सेक्शन है 112A, ये मैं पढ़ाऊंगा आपको, डोंट वरी। एक होता है डिविडेंड इनकम, जो कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाता है। ये तीन इनकम ऐसी है भाई, इनके ऊपर सरचार्ज 25% या 37% का रेट नहीं लग सकता। मतलब चाहे आपकी इनकम 5 करोड़ से ऊपर हो, चाहे आपकी टोटल इनकम भले ही 5 करोड़ से ऊपर हो, भले ही आपकी टोटल इनकम 2 करोड़ से लेकर और 5 करोड़ के बीच में हो, ये जो 25% और जो 37% वाली जो टैक्स रेट है ना, ये आपके ऊपर काम नहीं करेगी, ये आपके ऊपर नहीं लगाई जाएगी अगर आपकी इनकम इन 3 सोर्स से हुई है। 3 सोर्स कौन कौन से? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A में आता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A में आता है, और डिविडेंड इनकम। मतलब ये इनकम भले ही 10 करोड़ ही क्यों ना हो, ज़्यादा से ज़्यादा 15% ही सरचार्ज लग सकता है। 25 और जो 37% वाली रेट है वो तो नहीं लग सकती। चाहे आपने ये इनकम 10 करोड़ कमा लो आप, कैपिटल गेन शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म या जो डिविडेंड इनकम है, ये 10 करोड़ भी कमा लोगे ना, तो भी आपको सरचार्ज 15% ही देना पड़ेगा। जो 25% और जो 37% है, दैट शुड नॉट बी एप्लीकेबल, ये आपके ऊपर नहीं लगने वाला। अब चलो सरचार्ज का एक एग्जाम्पल भी कर लेते हैं, सरचार्ज का एक एग्जाम्पल भी कर लेते हैं। सपोज करो, एग्जाम्पल से चीज़ें बहुत जल्दी समझ में आती हैं। सपोज करो एक बंदे का नाम है मिस्टर ए, और आपको मिस्टर ए की टोटल इनकम दी हुई है, और ये जो टोटल इनकम है ये हमारी 60 लाख है, 60 लाख रुपए है। टोटल इनकम कितनी है हमारी? 60 लाख। बताओ दोस्तों, 60 लाख पर अगर आप टैक्स निकालोगे तो आपका टैक्स कितना आएगा? 60 लाख रुपए अगर आपकी टोटल इनकम है तो यहाँ पर टैक्स कितना आएगा? लिख लो, अप टू रुपीज़ 2.5 लाख। कितना बनेगा बोलो? नील। अच्छा, जब तक सीनियर सिटीजन नहीं बोलेगा, जब तक वो सीनियर सिटीजन वर्ड नहीं बोलेगा, जब तक वो सीनियर सिटीजन नहीं बोलेगा, आपको उसको सीनियर नहीं मानना है। 2.5 लाख रुपए तक जो टैक्स बनेगा वो जीरो बनेगा। 2.5 लाख रुपए से लेकर और 5 लाख रुपए तक टैक्स बन जाएगा 12,500, है ना। 2.5 लाख से लेकर और 5 लाख रुपए तक आपका टैक्स बन जाएगा 12,500। ऐसे ही 5 लाख रुपए से लेकर और 10 लाख तक 5 लाख हो जाता है, तो 5 लाख का 20% निकाल लो। 5 लाख का 20% 1 लाख आएगा। और जितनी भी इनकम 10 लाख से ज़्यादा है, जैसे भी हमारी टोटल इनकम 60 लाख है, तो 60 लाख 10 लाख से ऊपर कितनी है? 10 लाख से ऊपर कितनी है? 50 लाख है, 50 लाख है।
तो 50 लाख पर हमको 30% देना पड़ेगा। 30% आता है 15 लाख। ये जो 30% है ये हमारा 15 लाख आता है। अब जब हम इसका टैक्स निकालेंगे तो टोटल कर लो, टोटल आ जाएगा 16,12,500 रुपया। 16,12,500 रुपया यही आ रहा है। टोटल करके देख लो एक बार। अच्छा दोस्तों बताओ यहाँ पर सरचार्ज लगेगा या नहीं लगेगा, जल्दी से बताओ। यहाँ पर सरचार्ज लगेगा या नहीं लगेगा? लगेगा, क्योंकि टोटल इनकम 60 लाख से ज़्यादा है। टोटल इनकम 50 लाख से ज़्यादा है। तो जैसे ही टोटल इनकम 50 लाख से ज़्यादा हो जाती है भाई, तो यहाँ पर सरचार्ज एप्लीकेबल हो जाता है। जैसे ही 50 लाख से ज़्यादा हो जाती है तो हमारा सरचार्ज एप्लीकेबल हो जाता है। अच्छा बताओ 50 लाख से ज़्यादा होने पर, लेकिन 1 करोड़ से तो कम है ना, 1 करोड़ से तो कम है ना, तो सरचार्ज का रेट रहेगा 10%। दोस्तों यहाँ पर जो सरचार्ज का रेट है ना वो 10% रहेगा। 50 लाख तक तो सरचार्ज लगता ही नहीं है, ज़ीरो लगता है। लेकिन अगर हमारी टोटल इनकम 50 लाख रुपए से ज़्यादा है तो सरचार्ज की रेट सीधी 10%। अच्छा ऐसा नहीं है कि 50 लाख तक सरचार्ज मत लगाओ फिर 50 से ऊपर लगाओ, नहीं। जैसे ही इनकम 50 से ऊपर गई लेकिन 1 करोड़ से नीचे रहेगी तो आपको यहाँ पर जो सरचार्ज की रेट है वो 10% लगानी है। यहाँ पर जो टैक्स की रेट है वो आपको 10% लगानी है। तो लगा दो भाई, सरचार्ज लगा दो, इसमें ऐड कर दो सरचार्ज। सरचार्ज, ये जो सरचार्ज है ये लगेगा 10% ऑफ टैक्स, मतलब जितना हमारा टैक्स होता है उसका 10%। अच्छा 10% निकालोगे तो कितना आता है? 161,250, 161,250। तो ये आ जाता है हमारा 17,73,750। ये आ गया हमारा टैक्स प्लस सरचार्ज। ये हमारा टैक्स और सरचार्ज का टोटल आ गया। बोलो भाई यहाँ तक की बात समझ में आई क्या? हाँ सर यहाँ तक की बात हमको बहुत ज़ोर से समझ में आ गई है। राइट, ठीक है भाई, यहाँ तक क्लियर है। चलो अब यहाँ पर आप सेकंड पॉइंट डाल लो। ये तो बात हो गई किसकी? इंडिविजुअल, HUF, AOP, BOI, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन पर सरचार्ज की रेट। चलो अब सेकंड नंबर का पॉइंट डाल लो। अब मैं आपको सरचार्ज पढ़ाऊंगा फर्म के केस में, लोकल अथॉरिटी के केस में, है ना, और कोऑपरेटिव सोसाइटी के केस में। फर्म के केस में सरचार्ज का रेट क्या रहेगा, लोकल अथॉरिटी के केस में क्या रहेगा, कोऑपरेटिव सोसाइटी के केस में क्या रहेगा। तो ये भी लिख लो भाई, इनके केस में क्या रहना है सरचार्ज का रेट। इन केसेस में सरचार्ज का रेट क्या रहने वाला है, लिख लो। इफ टोटल इनकम, इफ टोटल इनकम, यहां पर लिख लो इफ टोटल इनकम if total income up to rupees 1 करोड़ है, अगर हमारी टोटल इनकम 1 करोड़ रुपए तक है तो यहाँ पर सरचार्ज का रेट निल रहेगा। और अगर ये अबाउ रुपीज़ 1 करोड़ है, अगर ये अबाउ रुपीज़ 1 करोड़ है तो यहाँ पर जो रेट है वो 12% ऑफ टैक्स रहेगा। ये हमारा 12% ऑफ टैक्स रहेगा। तो अगर टोटल इनकम 1 करोड़ रुपए तक है तो सरचार्ज का रेट निल रहने वाला है। अगर टोटल इनकम 1 करोड़ से ज़्यादा हो जाती है तो सरचार्ज का रेट हमारा टैक्स के ऊपर 12% लगेगा। जितना हमारा टैक्स होगा उसके ऊपर हमको 12% की रेट से क्या देना पड़ेगा, सरचार्ज। तो आई थिंक दोस्तों बात समझ में आई होगी।
नेक्स्ट क्लास में मैं आपको कंपनी पर सरचार्ज का रेट पढ़ाऊंगा, एक मार्जिनल रिलीफ पढ़ाऊंगा आप लोगों को, फिर हम कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे। ये जो PDF क्वेश्चंस है ये भी मैं ऐप के अंदर डाल दूंगा पर्टिकुलर कोर्स में, ठीक है। आप ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। इसके अलावा हमारा टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लो, वहाँ पर भी मैं ये क्वेश्चन बैंक का PDF डाल दूंगा। आप लोगों के भले के लिए आराम से देखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए जी, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आज के लिए इतना ही। लास्ट में की बात बोलूँगा, जोश दिल में जगाते चलो, जोश दिल में जगाते चलो और जीत के गीत गाते चलो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।